सेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये आर्टिकल था फरवरी 2024 का। तो इसमें क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है ना, उन्होंने गाइडलाइन इशू करी है। रीजनेबलनेस ऑफ एमआरपीज ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर जो है ना, फॉस्फेटिक और फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर जो है, उनकी रीजनेबल ऑफ एमआरपीज के लिए गाइडलाइन लॉन्च करी है। ठीक है, ये पी एंड के फर्टिलाइजर अंडर एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी थी, ये गवर्नमेंट 2010 में लाई थी, ताकि जो किसानों को फर्टिलाइजर्स पे ना सब्सिडी प्रोवाइड करी जा सके। ये यूरिया पॉलिसी के विपरीत है, मतलब उससे अलग है। ठीक है, तो ये अब अप्रूव हो चुकी है। 2025-26 तक ये पॉलिसी चलेगी। ये अप्रूवल मिल चुका है इसे। ठीक है, 2010 से 15 साल के करीब हो गए। दो ये जो गाइडलाइंस है ना गवर्नमेंट की, ब्रॉड पी एन के फर्टिलाइजर अंडर एनबीएस सपोर्ट, जो पी एन के फर्टिलाइजर जिनको एनबीएस सपोर्ट दिया जाता है, उन वाले फर्टिलाइजर को रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर सरकार अब ले आई है। ठीक है, जो ये एनबीएस फर्टिलाइजर है ना, अनलाइक यूरिया, मतलब इसमें यूरिया इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको तो यूरिया का प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। तो अनलाइक यूरिया हुज एमआरपी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये जो एनबीएस फर्टिलाइजर है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के जो पी एंड के फर्टिलाइजर्स है ना, ये टेक्निकली डी कंट्रोल्ड है। ठीक है, इनकी एमआरपी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। तो इनकी एमआरपी मार्केट डिटरमिन्ड होती है, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है और इंडिविजुअल कंपनी डिटरमिन करती है। ठीक है, अब जो ये यूरिया सब्सिडी पॉलिसी है, इसमें क्या है, एमआरपी यूरिया की स्टैट्यूटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती हैं कि ठीक है, और क्या सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है ना, जो डिफरेंस होगा ना, डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एट फार्म गेट, मतलब फार्म गेट पे क्या डिलीवरी कॉस्ट लग रही है टोटल वहाँ तक फर्टिलाइजर पहुँचने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन और उसमें लॉजिस्टिक्स सब मिला के, तो क्या डिलीवरी कॉस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर एट फार्म गेट एंड एमआरपी पेएबल बाय द फार्मर, जो फार्मर पे कर रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, वो सब्सिडी के तौर पे मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो भी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। सब्सिडी ऑन यूरिया जो है पेड ऑन डिस्पैच। ठीक है, मतलब जब वो मार्केट सेंटर तक पहुंच जाएगा ना, वो डिस्पैच के टाइम ही उतनी सब्सिडी गवर्नमेंट उसको पे कर देगी। बट जो एनबीएस की सब्सिडी है, ये तब पे होगी जब सोल्ड हो जाएगा ना अपना फर्टिलाइजर, उसके बाद वो पे होगी। ठीक है, अब हमने देख लिया था ये जो एनबीएस पॉलिसी है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड पॉलिसी, ये एफसीओ ऑर्डर 1985 का जो है उसके अंदर इशू हुई थी। वो मतलब उसके अंदर आई थी, उसके अंदर फ्रेम हुई एफसीओ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो 1985 का था, इशूड अंडर जो ईसीए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर इशू हुई थी ना, तो उसके अंदर। तो ये जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, ये मतलब बताता है कि विच सब्सटेंशियल क्वालिफाई एज अ फर्टिलाइजर, कि जो खेतों में डाल सकें, और उसकी प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन क्या होगी। अगर आपको मैन्युफैक्चरर या डीलर बनना है उसमें, तो आपकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सब इसमें होगी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में। अब जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ये 25 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स पे लागू होती है। ग्रेड्स का मीनिंग अब हम भी देखेंगे। 25 ग्रेड याद रखना, 25 पी एंड के फर्टिलाइजर ऐसा नहीं लिख देना पेपर में। पेपर में लिखा है 25 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अभी इसके ये एग्जाम्पल है, ये राइम करेंगे ना, तो ऐसे मैप डैप मॉप, मैप डैप मॉप तो याद हो गए, मैप डैप मॉप, मैप डैप मॉप। पेपर में ये नाम लिखने को आ जाते हैं तो याद रखने हैं, मैप डैप मॉप। तो मैप से मोनो एमोनियम फॉस्फेट, डैप से डाई एमोनियम फॉस्फेट, फिर मॉप से ये याद रखना है अलग से, म्यूरिएट ऑफ पोटैश। देखो ये तीनों फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ये पोटैश का है, तो म्यूरिएट ऑफ पोटैश, तो अलग सा नाम है ना, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, तो इसमें पोटैश ये अलग ही है। और अगला है ट्रिपल, जैसे मोनो मोनो एमोनियम फॉस्फेट, डाई एमोनियम फॉस्फेट, ये है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो मोनो, ड्राई और ट्रिपल ऐसे भी याद हो गए, मैपडैप मॉप भी याद हो गया। 25 ग्रेड पी एंड के फर्टिलाइजर, ये भी चीज़ याद हो गई। ये एनबीएस के कहा, एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी याद हो गई। अब जो सब्सिडी रिकमेंडेशन है,
कितनी जैसे हर कंपोनेंट में ना इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जैसे कि कितने रुपए की सब्सिडी देंगे हम पर किलोग्राम बेसिस पे ऑन ईच प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सब्सिडाइज्ड पी एंड के फर्टिलाइजर। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के लिए सरकार बताएगी कि इतना ग्राम नाइट्रोजन, अगर इतने किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन अगर प्रोडक्ट में है तो उसके लिए हम कितना पैसा सब्सिडी देंगे। फिर ऐसी फॉस्फेट के लिए, ऐसी पोटैश के लिए, ऐसी सल्फर के लिए। ठीक है, ऑन एनुअल बेसिस ये गवर्नमेंट एक फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी बताएगी। अब आप प्राइस कितना भी रख दो, हम अगर नाइट्रोजन आपके में 1 किलो है तो इतना ही पैसा देंगे। ठीक है, 25 ग्रेड ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स के लिए ये सब्सिडी दी जा रही है। अब ये जो सब्सिडी अनाउंस रिकमेंड कौन करेगी? इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी होगी। ठीक है, जो बैठ के डिसाइड करेगी, रिकमेंड करेगी कि NPKs सब पे कितनी कितनी है सब्सिडी देनी चाहिए। अब जो इसको याद कैसे करना है, NBS 2010, ये तो याद हो जाएगा, NBS 2010, NBS 2010। ठीक है, तो इसमें क्या 25 55 85 ऐसे याद रखो, 25 55 85, NBS 2010 25 55 85, 25 55 85। ठीक है, 25 से 55 कितना ऐड हुआ 30, 55 से 85 कितना ऐड 30, तो 25 55 85। 25 का क्या मतलब है? 25 ग्रेड टाइप्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर। यहाँ पे देखो मैंने गलती कर दी, ग्रेड टाइप लिखना था। फिर 55 का क्या मतलब है कि 1955 का एक्ट है ना, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। 85 का मतलब क्या है? FCO ऑर्डर 1985 का था ना। तो 25 55 85 आपको याद रखना। तो सब कुछ याद करवा दिया मैंने। तो अब क्या है, न्यूज़ क्या थी कि गाइडलाइंस इश्यू करी हैं फॉर इसमें रीजनेबलनेस ऑफ MRP के लिए। ठीक है, तो अब उसके की प्रोविजन देख लेते हैं सरकार क्या लाई है। इम्प्लीमेंटेशन, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा। एक तो जो रीजनेबलनेस ऑफ MRP थी ना, ये 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? ये हर डिफरेंशियल प्रॉफिट परसेंटेज होगी, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं रखी है। ठीक है, फॉर पी एंड के जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, बेस्ड ऑन वो किस कैटेगरी में पड़ती है। तो डिफरेंशियल प्रॉफिट परसेंटेज है कि बेस्ड ऑन वो किस कैटेगरी में पड़ेंगी। जैसे कि इंपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है या इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है, तो क्या उसकी कैटेगरी है, उसके बेसिस पे डिफरेंशियल प्रॉफिट परसेंटेज है। अब इवेल्युएट कैसे करेंगे ना रीजनेबलनेस को? बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रीजनेबल ऑफ MRP जो होगा ना, वो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, तो उस हिसाब से हम रीजनेबलनेस कैलकुलेट करेंगे कि रीजनेबल MRP थी या नहीं थी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें इंपोर्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने लगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड्स कितने लगे, नेट इंटरेस्ट कितना दिया, फिर फाइनेंसिंग चार्जेस कितने लगे, इन सब के बेसिस पे इवेल्युएट करी जाएगी MRP की रीजनेबलनेस। ठीक है, और उस पर एक प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स कर दी गई। तो अपना डिसाइड होगी कितनी MRP रीजनेबल होगी। GST ना इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये इवेल्युएट करते हुए GST को अलग से देखा जाएगा। तो रीजनेबल ऑफ MRPs में GST की भाई GST इतना हुआ, ये तो बहुत बढ़ गई, नहीं, वो GST अलग रख के आप देखो कि रीजनेबल है या नहीं। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? रीजनेबिलिटी ऑफ MRPs विल बी इवेल्युएटेड फॉर ऑल फर्टिलाइजर ग्रेड्स सब्सिडी फॉर विच सब्सिडी इज रिसीव्ड अंडर NBS स्कीम। ठीक है, और जो कंपनी है ना वो सेल्फ असेस करेंगी जो अनरीजनेबल प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है ना, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है, और रिफंड कर देंगी जो भी अन रीजनेबल प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को। वो पैसा देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने तो फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी दी थी, उन्हें तो फिर भी उतनी ही सब्सिडी दी नहीं थी। एट द एंड वो कंज्यूमर से, हमसे वो पैसा लिया गया था इतना एक्स्ट्रा, बट वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर रिफंड अपने आप को करा रहा है। अब फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है? 25 ग्रेड ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर हम कह रहे हैं, तो फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है इसमें? फर्टिलाइजर ग्रेड का मतलब है गारंटीड मिनिमम परसेंटेज। अगर हम NPK समथिंग कहेंगे ना, कि अगर हम कहेंगे बैक ग्रेडेड 555, इसका मतलब है 5% उसमें टोटल नाइट्रोजन है, 5% टोटल उसमें फॉस्फेट है, 5% उसमें टोटल पोटैश है। ठीक है, तो अगर 100 किलो का है तो उसमें 5 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फॉस्फेट, 5 किलो पोटैश है। तो बोला गया है कि ये गारंटीड मिनिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इतनी तो होनी चाहिए, गारंटीड मिनिमम परसेंटेज इतना होना ही होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तब वो फर्टिलाइजर ग्रेड ऐसे बोला जाएगा।
तो द स्टेप इज एम्ड एट डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, जो अनरीजनेबल प्रॉफिट कंपनियां कमा रही है ना, तो प्राइस कंट्रोल को, एक रीजनेबल प्राइस कंट्रोल करने के लिए सरकार ये लाई है, जो अभी तक टेक्निकली डी कंट्रोल्ड था ना। तो ये टॉपिक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूरिया बहुत किसान यूज़ करते हैं, जिसके कारण एनपी के रेशियो जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। जैसे हमने देखा है 32:8:1 तक हो गया है ना पंजाब के अंदर एनपी के रेशियो, तो बहुत बिगड़ जाता है क्योंकि यूरिया का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट जो यूरिया पे सब्सिडी दे रही है बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी फिक्स्ड प्राइस, वो बहुत ज़्यादा है एनबीएस के अकॉर्डिंग। और एनबीएस जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर जो पी एंड के फर्टिलाइजर्स है, उस पर जो कंपनीज प्रॉफिटियरिंग करती हैं, तो उन प्रॉफिटियरिंग को कंट्रोल करने के लिए, यूरिया सब्सिडी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये वाली स्कीम ला रही है फॉर रीजनेबलनेस ऑफ एमआरपीज ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।